फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक ने अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट पेश कर दिया है। रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कुछ कमी दिख रही है। तो वो कमी क्या है और उसके पीछे वजह क्या है, उसको भी जानेंगे। यस बैंक ने रिजल्ट पेश किया, उसके बावजूद भी इसके शेयर में हमें तेजी देखने को नहीं मिली। तो उसके पीछे क्या वजह रही, और यस बैंक को एक बड़ा एनपीए मिलने की संभावना बन रही है। तो वो क्या है न्यूज़, उसको भी डिस्कस करेंगे। और यस बैंक से रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज़ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। इन सारी संभावनाओं के बीच में यस बैंक का भविष्य क्या बन रहा है। जिस तरह से एसबीआई की तरफ से उनके पूर्व चेयरमैन ने जो खुलासा किया है, यस बैंक आने वाले 2 समय में बिल्कुल पटरी पे, आने वाले 2 साल में यस बैंक पूरी तरह से पटरी पे आ जाएगी और अच्छी प्रॉफिट मेकिंग बैंक बन जाएगी। तो क्या इस बात पे भरोसा किया जा सकता है, और क्या आने वाले समय में वाकई में यस बैंक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। जिस तरह से शेयर पिछले 1 साल से परफॉर्म कर रहा है, कोई बड़ी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली, लोगों को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो गया, लेकिन फिर भी लगता है कि यस बैंक बहुत अच्छा कर सकती है। और जिस तरह से पिछले दिनों इसने जो अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जिस तरह से इंप्रूवमेंट दिखाया है लगातार, उससे क्या यस बैंक पे विश्वास किया जा सकता है। क्या इस समय मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, जब कम प्राइस में शेयर मिल रहे, क्या खरीदारी करनी चाहिए। तो उन सारी संभावनाओं को जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे, और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फ्राइडे के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ था 14.55 पर, हाई बनाई 14.65 की, लो है 13.40 का, और एंड में 13.70 पर करीब 4.20% डाउन पर क्लोजिंग दिया। और काफ़ी दिन से स्टॉक 13 से 14 के बीच में ट्रेड कर रहा है। जो इसने रिजल्ट पेश किया है वो बहुत ही शानदार है, यानी करीब 74.3% की हमें वृद्धि देखने को मिल रही है इनके कारोबार के अंदर। इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार हुआ है। जो पिछले साल इनका प्रॉफिट था वो मात्र 129 करोड़ रुपीज़ का था, लेकिन इस बार इन्होंने जो प्रॉफिट दर्ज किया है वो है 225 करोड़ रुपीज़ का। तो इस तरह से एक बात देखें तो करीब दुगुना के आसपास इनका प्रॉफिट बढ़ चुका है। काफ़ी अच्छी हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, करीब 74% की। लेकिन यहाँ पे जो इनका जो ब्याज की जो इनकम है उसमें इनका घाटा हुआ है, यानी कमी देखने को मिली है। करीब 1512 करोड़ रुपीज़ का रहा है, जबकि पहले की 1973 करोड़ रुपीज़ की थी। तो यहाँ पे एक ये आंकड़ा है जो हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है कि इनकी ब्याज की इनकम में कमी हो गई है। तो इसके पीछे वजह वाकई में ये है कि बैंक ने अब फूक फूक के कदम रखने शुरू कर दिए। बैंक की जो पहले की जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने बहुत बड़े ऐसे कॉरपोरेट घराने को लोन बांट दिया था जो सारे बाद में डिफ़ॉल्ट कर गए और बहुत बड़ा एनपीए बन गया, और इसी वजह से बैंक की सेहत खराब हुई और बैंक डूबने की कगार पर आ गई। तो ये बैंक का जो नया मैनेजमेंट है, जो प्रशांत कुमार के अंडर में काम कर रहा है, वो नहीं चाहता कि यस बैंक की जो पुरानी गलती की थी वो फिर से दोहराई जाए, और इसीलिए उन्होंने बड़े कॉरपोरेट घरानों को इस बार अवॉइड कर दिया है, और जो बड़ा लोन लेते हैं वही लेते हैं। और इस वजह से यहाँ पे इनकी जो बैंक के लिए जो इनकी ब्याज की इनकम है वहाँ पे कमी दिख रही है। बाकी सेहत इनकी सुधर रही है। फ्रेंड्स, इनकी जो नॉन बैंकिंग इनकम है वो अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, करीब 30.2% की बढ़त देखने को मिल रही है, जो 597 करोड़ रुपये से बढ़कर 778 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। तो बैंक की जो दूसरी इनकम की जो है सोर्स, वो अच्छे खासे इंप्रूवमेंट हो रहे वहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी तरह से बैंक ने अपने प्रोविज़न में भी कमी की है, जो करीब 1078 करोड़ रुपीज़ था, जहाँ पे घट के अब 377 करोड़ रुपये तक आ चुका है। फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि अब बैंक को अपना प्रोविज़न रखने की जरूरत नहीं है, बैंक पटरी पे है और इसीलिए प्रोविज़न कम किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल है बैंक के लिए। और दूसरी तरफ बैंक ने क्वार्टर टू में 987 के रुपए की टोटल रिकवरी भी की है, यानी ये सबसे अच्छी बात है कि करीब 1000 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनकी रिकवरी हुई है पुराने एनपीए की, और 969 करोड़ रुपीज़ के अपग्रेड के साथ रिजोल्यूशन की गति इनकी जारी है। तो बैंक ने बहुत कुछ अचीव किया क्वार्टर टू के दरमियान। यहाँ पे जो मुख्य बातें जो तीन निकल के आ रही है, इनकी प्रॉफिट में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इनके एनपीए की अच्छी खासी रिकवरी हो रही है, इन्होंने प्रोविज़न भी कम कर लिया है। लेकिन एक ही माइनस पॉइंट है कि इनकी जो ब्याज की इनकम है उसमें कमी देखी रही है, और उसके पीछे वजह मैंने बताई कि जो बड़े कॉर्पोरेट घराने उनको अब लोन नहीं देके छोटे रिटेल इन्वेस्टर को दे रहे हैं, साथ में दूसरे जो फाइनेंशियल फर्म है उनको ये ब्याज के रूप में पैसे दे रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे कुछ कमी दिख रही है। पर ये डिसीजन बहुत अच्छा है, और इसी डिसीजन के दम पे यस बैंक आगे बढ़ सकती है। दूसरी जो सबसे बड़ी मुख्य बात निकल कर आई है इस क्वार्टर टू के दरमियान, तो फ्रेंड्स, जो एफआईआई है उन्होंने अच्छा खासा निवेश बना दिया स्टॉक की तरफ। इस स्टॉक में उन्होंने अपना भरोसा दिखाना शुरू कर दिया वापस, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि यस बैंक बहुत जल्द तेज़ी से आगे बढ़ सकती है।
यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम हो चुकी है, यानी सितंबर के दौरान सिर्फ मात्र अभी होल्डिंग इनकी 1.42% रह गई है। और ये सारी जो होल्डिंग है ये रिटेल इन्वेस्टर के पास आ रही है, और जो शेयरों का बड़ा जखीरा वही इसकी प्राइस बढ़ने में बाधा बन रहा है। गिरवी शेयर भी इनके कम हो रहे हैं, अब फिलहाल 1.69% रहे। एफआई का निवेश शानदार बढ़ गया है। मार्च में इन्होंने अच्छी खासी होल्डिंग रखी थी, 15.37% की थी, लेकिन जून में घटाई थी, 12.03% पर आ गई थी। इस बार सितंबर क्वार्टर के दौरान उन्होंने अपनी होल्डिंग को फिर से बढ़ा दिया है, यानी 13.89% कर लिया है। तो एफआई भरोसा करे स्टॉक के ऊपर, उनको लग रहा है कि यस बैंक में बड़ी तेजी आ सकती है। और आपको पता ही होगा एफआई की बहुत ज़्यादा पारखी नज़र है हमारे बाजार को लेकर। वो ऐसे स्टॉक में ही निवेश करते हैं जहाँ पे कम समय में उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। तो एफआई का इस डिसीजन के हिसाब से हम देखें, एफआई के ये जो नया जो मूव है इसके हिसाब से हम समझे देखें तो आने वाले समय में यस बैंक में हमें तेजी देखने को मिल सकती है। डीआई ने जरूर यहाँ पे अपना निवेश कम किया है। 45.12% की मार्च में होल्डिंग थी, जून में 45.52 की, यानी उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया था, लेकिन सितंबर में उन्होंने होल्डिंग को घटा दिया है, 39.90% कर लिया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो वहाँ पर काफ़ी कम थी, पहले 0.30% थी, जून में उन्होंने 0.73% कर ली थी, लेकिन सितंबर में फिर से उन्होंने अपनी थोड़ी होल्डिंग कम की है, 0.54% की होल्डिंग है, लेकिन मार्च है तो अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी है। अदर्स की बात करें तो 39.51% की होल्डिंग मार्च में थी, जून क्वार्टर में 42.45% हो गई, और सितंबर में 46.21% हो गई। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो प्राइस नहीं बढ़ने की जो वजह है वो है जनरल पब्लिक की होल्डिंग। आपको पता ही होगा जो पुरानी जो शेयर है वो तो 75% लॉक इन पीरियड के अंदर है, वहाँ पे तो ट्रेडिंग होती नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो बाजार में अब शेयरों का जो बड़ा जखीरा आ गया, जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हो चुकी है, वो सारे रिटेल इन्वेस्टर के पास शेयर है, और वो जो बड़ा जो शेयरों का जखीरा वही बार बार इसकी शेयर प्राइस नहीं बढ़ने दे रहे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और इसी वजह से हमें यहाँ पे प्राइस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परंतु बहुत जल्दी सब सिनेरियो चेंज होने वाला है, यहाँ पे तेज़ी का माहौल बन सकता है, क्योंकि यस बैंक ने बहुत अच्छा रिजल्ट पेश किया है, और इसके दम पे कह सकते हैं यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। फ्रेंड्स, अब आपको सबसे बड़ी बात है, यस बैंक की जो सबसे बड़ी जो कमज़ोर कड़ी है वो है इसका बढ़ा हुआ है एनपीए। और यहाँ पे जो सबसे बड़े इनके डिफ़ॉल्टर निकल के आ रहे हैं वो है अनिल अंबानी, जिनके ऊपर 12,800 करोड़ रुपीज़ का बड़ा अमाउंट ड्यू है, और ये सारा एनपीए बन चुका है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। इंडियन एक्सप्रेस में जो पंडोरा पेपर्स की जो रिपोर्ट निकल कर आई है, उसमें 2007 से 2010 के बीच में करीब 18 ऐसी कंपनियों के बारे में जानकारी दी गई है जो अनिल अंबानी की कही जा रही है, जिनके बारे में कहीं पे कोई जानकारी नहीं थी। ये सारी की सारी छुपी हुई कंपनियां थी जो फॉरेन में थी, और अब उनकी डिटेल बाहर निकल के आ रही है। यानी जर्सी में जो इनकी कंपनी है वो करीब 8 है, जहाँ पे बैटिस्ट अनलिमिटेड, रेडियम अनलिमिटेड, और हॉई इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड, समर हिल लिमिटेड, डलविच लिमिटेड, लॉरेंस म्यूचुअल, और रिचर्ड्स इक्विटी लिमिटेड, जर्मन इक्विटी लिमिटेड, ये 8 कंपनियां जर्सी की है। उसके बाद में जो ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड है वहाँ पे इनकी जो कंपनियां निकल गई वो है रेनेडियर होल्डिंग लिमिटेड, नॉर्दर्न अटलांटिक कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप अनलिमिटेड, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रेडिंग अनलिमिटेड, ट्रांस पैसिफिक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांस अटलांटिक होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, ट्रांस अमेरिकाज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, और ट्रांस अमेरिकाज होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। और इसी तरह से यहाँ पे इनकी जो और कंपनियाँ निकले वो है साइप्रस में भी 3 कंपनियां, जहाँ पे ए इंटरप्राइज एंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए टेलीकॉम होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 18 ऐसी कंपनियां हैं जो अब सामने इनका खुलासा हुआ है, जहाँ पे इनकी कहीं पे भी कोई हमारे सरकार के हिसाब से डिटेल नहीं है। तो यहाँ पे जो बहुत सारी ये प्रॉपर्टी जो निकल के आ रही है इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर ये प्रॉपर्टी मिल जाए, यानी करीब इनकी जो अमाउंट बताई जा रही है 9,647.3 करोड़ रुपीज़ का इनका निवेश बताया जा रहा है अनिल अंबानी का। तो ये जो अमाउंट है ये अगर इंडिया को मिल जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो बड़ी एक एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है यस बैंक के लिए। तो जो सामने से ऐसी अमाउंट जो निकल के आ रही है वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। एक और बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो दिल्ली की पुलिस की जो आर्थिक अपराध शाखा है उसमें कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और उनकी बहन को यस बैंक के करीब 312 करोड़ रुपीज़ के लोन और उससे जुड़े फर्जीवाड़े के मामले में जल्दी पूछताछ करने वाली है। आर्थिक अपराध शाखा के सूत्रों के मुताबिक नीरा राडिया को पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन तारीख के बारे में अभी फ़िलहाल कोई डेट नहीं दी गई है। और सूत्रों के मुताबिक नीरा राडिया और उनकी बहन करुणा मेनन को अगले सप्ताह अलग अलग तारीख पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बैंक लोन फर्जीवाड़े से जुड़े इस मसले पर दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने कई बार पूछताछ के बाद जुटाए गए तमाम सबूतों के आधार पर यतीश बहल, सतीश कुमार नरूला, राहुल सिंह यादव नाम के 3 आरोपियों को 19 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान इस फर्जीवाड़े में नीरा राडिया और उनकी बहन की भूमिका भी सामने आई थी।
और इसके बाद में इनके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर R.K. शेर के मुताबिक राजीव शर्मा नाम के शख्स ने नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और उनकी सहयोगी कंपनी नियति हेल्थ केयर एंड रिसर्च NCR प्राइवेट लिमिटेड और उनके निवेशकों में, जिनमें नीरा राडिया, उनकी बहन करुणा मेनन, यतीश बैल, सतीश कुमार नरूला के खिलाफ शिकायत की थी। दर्ज शिकायत में इस बात को प्रमुखता से बताया गया था कि इन कंपनियों का दफ्तर साउथ दिल्ली के खानपुर इलाके में स्थित है। कंपनी का नाम पहले OSL हेल्थ केयर था। इनका मकसद हॉस्पिटल बनाने का था। इस हॉस्पिटल में 49% शेयर शिकायतकर्ता राजीव कुमार शर्मा के थे, जबकि 51 शेयर इन कंपनियों से जुड़े चर्चित मिश्रा और चंदन मिश्रा के नाम पे थे। इसके बाद आरोपी पक्ष द्वारा शिकायत करने वाले शख्स के कई राउंड की बैठक की और आपस में लिखित तौर पर समझौता किया गया। उसी एग्रीमेंट के मुताबिक हरियाणा के गुरुग्राम इलाके में विमांस नाम से अस्पताल खोलने के लिए दोनों के बीच में करार हो गया था। EOW के मुताबिक आरोपियों द्वारा शिकायतकर्ता राजीव कुमार शर्मा से यह भी वादा किया गया था कि हर महीने उन्हें 30 लाख रुपये उसे प्रोफेशनल फीस के तौर पर भी दिए जाएंगे। और हॉस्पिटल के निर्माण के दौरान OSL हेल्थ केयर के लोगों ने पैसे की कमी का हवाला देते हुए अपने 51 शेयर नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिए। यह कंपनी नियति हेल्थ केयर रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से जुड़ी हुई है। यह डील करीब 99 करोड़ रुपये। इसके बाद इन कंपनियों के लोग सारे फैसले खुद लेने लगे और अस्पताल के निर्माण के लिए यस बैंक से करीब 312 करोड़ रुपये का लोन लिया था, लेकिन वो सारा पैसा इन लोगों ने निर्माण कार्य में लगाया नहीं और एक तरह से बड़ा घोटाला किया, यानी हॉस्पिटल बनाया ही नहीं। शिकायतकर्ता की प्रोफेशनल फीस 15 करोड़ 28 लाख रुपये भी नहीं दी गई उनको, वो भी डुबा दी गई। उनके शेयर 49% से करीब 6% कर दिए गए, यानी उनके जो शेयर थे उनको भी घटा दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जांच की। जांच में पाया गया कि नारायणी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नियति हेल्थ केयर एंड रिसर्च होल्डिंग की ही कंपनी है और इनमें 93% शेयर इसी के हैं। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर नीरा राडिया, यानी अपनी ही दोनों कंपनियों में उन्होंने हेरफेर करके ये पूरा घोटाला और गबन किया। अब ये इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द यहाँ से भी रिकवरी की संभावना बनेगी, क्योंकि ये जो है बड़ी रकम यस बैंक इन्होंने डुबाई है। तो एक एक करके घोटालेबाज सब जेल में जा रहे हैं और बहुत जल्द यस बैंक को उनकी रिकवरी की संभावना बन रही है। तो पुराने जितने पापी है वो सारे जेल में जाने वाले, वहाँ से अमाउंट की रिकवरी होगी और ये सारा जो अमाउंट है जब यस बैंक को मिल जाएगा तो यस बैंक बहुत अच्छे से रिकवर कर हो जाएगी। और यहाँ पे जो संभावना पॉजिटिव बन रही है, इस समय इसकी प्राइस बहुत कम है। ये सबसे बड़ी लाख टके की बात है। निवेश आप आंख बंद कर करके करें, आने वाले समय यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी बन सकती है। बस आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम आपको इन्वेस्टमेंट रखना होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यस बैंक को भूल जाए, यहाँ पर आपको कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कम से कम 2 साल का अगर आप पीरियड यस बैंक को दे देते तो आपको इतना रिटर्न मिलेगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो आप निवेश लंबा बनाए रखें, ये आपको मालामाल करेगा, क्योंकि इसकी संभावना बहुत पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।